नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा एरीन्स लेक्चर सीरीज़ में 16वां लेक्चर लेके आज आपके सामने। हम लोग अभी एरीन्स के अंतर्गत पिछले 2-3 लेक्चर्स से दिष्टकारी प्रभाव या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ रहे हैं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या दिष्टकारी प्रभाव बेंजीन वलय में पहले से उपस्थित समूह के कारण होता है, जिसके अंतर्गत पहले से उपस्थित समूह का इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, जो कि प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव या अतिपर संयुग्मन प्रभाव, मीन्स ऐसे प्रभाव जिनके कारण से इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से एक बंध से दूसरे बंध पर होता है। तो इस प्रकार के प्रभावों के कारण दिष्टकारी प्रभाव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है या किस प्रकार से वो प्रभावित होता है, उसको हमने अभी पिछले 3 लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन दिष्टकारी प्रभाव को ज्ञात करने के नियम। मीन्स किस प्रकार से, जैसे हम इसको थोड़ा सा पढ़ने से पहले वापस हम थोड़ा सा देख लें कि दिष्टकारी प्रभाव हैं क्या। कि यदि किसी एकल प्रतिस्थापी बेंजीन को द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में परिवर्तित किया जाए, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, तो आने वाला जो भी दूसरा प्रतिस्थापी समूह है वह पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी समूह के सापेक्ष जो भी स्थिति ग्रहण करता है वह पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी समूह का दिष्टकारी प्रभाव कहलाता है। बेंजीन के अंदर 3 प्रकार के उत्पाद बनना संभव है। द्विप्रतिस्थापी, जिसको हम ऑर्थो, मेटा, पैरा इस तरह से कहते हैं। तो इसमें स्वाभाविक है कि वलय में पहले से उपस्थित समूह जो है वो आने वाले प्रतिस्थापी की स्थिति और प्रतिस्थापित होने की सुगमता पर प्रभाव डालेगा। मीन्स आने वाले जो भी प्रतिस्थापित समूह को आसानी से आक्रमण करने दे रहा है या उसमें कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, यह फैक्टर डिसाइड करता है पहले से उपस्थित समूह। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो भी प्रतिस्थापी है वो ऑर्थोपैरा स्थिति पे जा सकता है या मेटा स्थिति पे जा सकता है। तो ऑर्थोपैरा पे जाएगा या मेटा स्थिति पे जाएगा, यह डिपेंड करता है कि पहले से उपस्थित समूह जो है वह किन स्थितियों को इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है और किन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम करता है। यह हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर प्रेरणिक प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव या अतिपर संयुग्मन प्रभाव, ये हमने विस्तार से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिष्टकारी प्रभाव को ज्ञात करने के नियम। प्रतिस्थापी समूहों के दिष्टकारी प्रभाव को ज्ञात करने के लिए जो सामान्यतः नियम काम में आते हैं, उनमें पहला नियम है कॉर्नर, हुबनेर और नॉल्टिंग का नियम। सबसे पहले कॉर्नर, हुबनेर और नॉल्टिंग ने इन प्रतिस्थापी समूहों के दिष्टकारी प्रभाव को ज्ञात करने के लिए नियम दिया, और इस नियम के अनुसार उन्होंने ये कल्पना की, एक एविडेंस दिया अपने तथ्यों के आधार पर, कि उन्होंने पाया कि तीव्र क्षारीय या दुर्बल अम्लीय प्रकृति के समूह जैसे NH2 या OH जैसे दुर्बल अम्लीय है या तीव्र क्षारीय है, या ऐसे प्रकार के जो समूह होते हैं वह ऑर्थोपैरा दिष्टकारी होते हैं। इसी तरह से COOH, SO3H आदि तीव्र अम्लीय समूह यदि हैं तो वो मेटा दिष्टकारी होते हैं। मतलब कॉर्नर, हुबनेर और नॉल्टिंग का जो नियम है, उन्होंने पाया कि दुर्बल अम्लीय प्रकृति के या क्षारीय प्रकृति के यदि समूह हैं तो वो ऑर्थोपैरा दिष्टकारी होंगे, और तीव्र अम्लीय प्रकृति के यदि समूह हैं तो वह मेटा दिष्टकारी होंगे। ये एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अपने तथ्यों के आधार पर। लेकिन इस नियम के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी कि ऐसे समूह जो कि जैसे CN, CHO है ना, एल्डिहाइड है या साइनो समूह, इस प्रकार के समूह जो हैं वह न तो अम्लीय हैं और न ही क्षारीय। तो इस प्रकार के समूह जिनका किसी भी प्रकार को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ना तो ये अम्लीय है न क्षारीय है, या तो ऐसे समूहों के बारे में, दिष्टकारी प्रभाव के बारे में यह नियम कुछ नहीं बता सका। तो इस तरह से इस नियम को नकार दिया गया। तो कॉर्नर, हुबनेर, नॉल्टिंग के नियम के अंदर इस प्रकार की जो कमी पाई गई, इसलिए इस नियम को मान्य नहीं दिया गया। दूसरा जो नियम है वह दिया गया था क्रम, ब्राउन व गिब्सन का नियम। क्रम, ब्राउन और गिब्सन ने अपने तथ्यों के आधार पर ये पाया था
कि यदि बेंजीन वलय में जो भी प्रतिस्थापी समूह है, मान लीजिए X समूह है और उसका हाइड्राइड माना उन्होंने HX, मीन्स उस समूह के अंदर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है तो हाइड्राइड बन जाता है। तो उन्होंने ये माना कि बेंजीन वलय में जो भी समूह उपस्थित है उस समूह का हाइड्राइड यदि ऑक्सीकृत किया जा सकता है HOX में, यदि उसका ऑक्सीकरण संभव है HOX में, तो X समूह जो है वह उसका दिष्टकारी प्रभाव मेटा दिष्टकारी होगा या वह मेटा स्थिति को के ऊपर आने वाले समूह को प्रेरित करेगा जाने के लिए। और यदि सीधा ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है तो वह ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होगा। तो उन्होंने अपने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर मैं इसको वापस उदाहरण से आप इसको आसानी से समझ सकेंगे कि मान लीजिए समूह NO2 बेंजीन में उपस्थित है, जिसको कि हमने X माना है यहाँ पर, X समूह, उसका हाइड्राइड H हमने जोड़ दिया तो ये हो गया HNO2 और HN यहाँ 2 होना चाहिए, मैं गलती से 3 लिख दिया है, HNO2 है इसका हाइड्राइड। HNO2 को ऑक्सीकृत किया जा सकता है किसमें, HNO3 के अंदर। तो चूंकि इसको HOX इस तरह से हो गया, तो चूंकि इसको ऑक्सीकृत किया जा सकता है इसलिए क्रम ब्राउन और गिब्सन के नियमानुसार यह मेटादिष्टकारी होना चाहिए। इसी प्रकार से SO3H समूह, इसका हाइड्राइड HX H2SO3, इसको भी ऑक्सीकृत किया जा सकता है H2SO4 में, इसलिए यह भी मेटादिष्टकारी होगा। तो कम ब्राउन गिब्सन नियम ये कहता है कि यदि पहले से उपस्थित समूह X, इसका हाइड्राइड HX, यदि इसको ऑक्सीकृत किया जा सकता है HOX में तो वह समूह मेटादिष्टकारी होगा, और यदि ऑक्सीकरण संभव नहीं है तो वह ऑर्थोपैरादिष्टकारी होगा। तो यह जो दोनों उदाहरण हमने देखे थे NO2 और SO3H को, इनके हाइड्राइड को हम सीधे ही ऑक्सीकृत कर सकते हैं यहाँ HNO3 में और यहाँ H2SO4। इस तरह से NO2 और SO3H दोनों ही मेटादिष्टकारी हैं। इसी के और उदाहरण हैं जैसे CHO समूह, क्योंकि जो हमने पहले नियम पढ़ा था उसका, तो उसके अंदर नॉल्टिंग वाला नियम, उसमें यह था कि भाई CHO समूह है या CN समूह जो कि ना तो अम्लीय थे न क्षारीय थे, तो उनके बारे में सबसे बड़ी कमी उसमें पाई थी, तो उसका निराकरण उन्होंने यहाँ किया। और जैसे CHO समूह, इसका हाइड्राइड HCHO, इसको ऑक्सीकृत किया जा सकता है HCOOH में, तो इसलिए यह मेटादिष्टकारी होगा कौन, CHO समूह, क्योंकि ऑक्सीकरण संभव है इसके हाइड्राइड का। इसी तरह COOH, उसका हाइड्राइड HCOOH, इसको भी ऑक्सीकृत किया जा सकता है, इसलिए यह भी मेटादिष्टकारी होगा। अन्य उदाहरण है NH2 के हाइड्राइड HNH2 दैट इज NH3, उसको ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है HOX मीन्स NH2OH के अंदर, इस तरह से यह मेटादिष्टकारी ना होकर के ऑर्थोपैरादिष्टकारी होगा। क्यों, क्योंकि इसके हाइड्राइड का ऑक्सीकरण संभव नहीं है, इसलिए यह ऑर्थोपैरादिष्टकारी होगा। OH समूह का हाइड्राइड H2O, इसको H2O2 में या HOX जिसको हम कह सकते हैं में ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है, इसलिए OH समूह भी ऑर्थोपैरादिष्टकारी होगा। इसी तरह से अन्य ऑर्थोपैरादिष्टकारी के उदाहरण जिसमें यहाँ देख रहे हैं CH3 समूह का हाइड्राइड CH4, इसको CH3OH में ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ऑर्थोपैरादिष्टकारी। इस नियमानुसार Cl, इसका हाइड्राइड HCl, इसको ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता HOCl में, इसलिए यह ऑर्थोपैरादिष्टकारी है। तो यहाँ हमने देखा विभिन्न उदाहरण कि किसी समूह के हाइड्राइड को ऑक्सीकृत किया जा सकता है तो वो मेटादिष्टकारी, किसी के हाइड्राइड को ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है तो वो ऑर्थोपैरादिष्टकारी है। परंतु इस नियम के अंदर भी कुछ कमियां थीं। इस नियम के दोष यह है कि यह नियम जो है सभी प्रतिस्थापी समूहों के दिष्टकारी प्रभाव को ज्ञात करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। इस नियम के अनुसार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऑक्सीकृत किए जाने का अर्थ जो है वह स्पष्ट नहीं है। जैसे OH समूह का हाइड्राइड H2O, हमने इसको पढ़ा था कि यह ऑक्सीकृत नहीं हो सकता है, इसलिए यह ऑर्थोपैरादिष्टकारी माना। लेकिन
पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में H2O का H2O2 में ऑक्सीकरण संभव है। अतः ऑर्थो समूह मेटा OH समूह जो है वह मेटादिष्टकारी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में OH समूह ऑर्थोपेरादिष्टकारी ही होता है। तो इस नियम की जो परिभाषा है उसके अनुसार इसका ऑक्सीकरण यदि संभव है तो वह मेटादिष्टकारी होना चाहिए, परंतु वास्तव में OH समूह ऑर्थोपेरादिष्टकारी होता है। इसी तरह CH3 समूह का हाइड्राइड दैट इज CH4, इसको भी CH3OH में ऑक्सीकरण संभव है, लेकिन उस समय उन्होंने ये माना था कि इसका हाइड्राइड CH3OH में ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, इसलिए उसको ऑर्थोपेरादिष्टकारी माना था। लेकिन ऑक्सीकरण संभव है, इसलिए यह मेटादिष्टकारी होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऑर्थोपेरादिष्टकारी ही होता है। तो इस नियम के अनुसार ऑक्सीकरण का जो परिभाषा थी कि भाई ऑक्सीकरण किए जाने का अर्थ, ऑक्सीकृत किए जाने का अर्थ स्पष्ट नहीं था, तो इसलिए किस प्रकार से ऑक्सीकरण संभव होना चाहिए या किस प्रकार से ऑक्सीकरण नहीं संभव होना चाहिए, क्या ऑक्सीकरण होगा तो ही होगा, इस आधार पर उसको ये स्थिति क्लियर नहीं थी। इस तरह से इस नियम को, इसके अंदर ये दो कमियां उन्होंने इस ऑक्सीकरण के आधार पर पाई। दूसरा, यदि द्विप्रतिस्थापी यौगिक मीन्स पहले से बेंजीन के अंदर दो समूह पहले से जुड़े हुए हों और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हो रहा है, मीन्स तीसरा समूह आने चाह रहा है या आक्रमण करता है, तो आने वाला तीसरा समूह पहले से उपस्थित दोनों समूह के सापेक्ष कौन सी स्थिति ग्रहण करेगा, इसके बारे में यह नियम कुछ भी नहीं बता सकता है। तो यह इसका दूसरी कमी निकली। तीसरा जो दोष था वो ये था कि टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, तृतीयक ब्यूटाइल बेंजीन, जैसे कि उदाहरण यहाँ हम देख रहे हैं, इसके अंदर बेंजीन वलय से टर्शियरी ब्यूटाइल समूह, तृतीयक ब्यूटाइल समूह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के यौगिक में एकल प्रतिस्थापी बेंजीन, यदि इस प्रकार के ऐसे कोई यौगिक हैं, उनका यदि नाइट्रीकरण कराया जाता है तो इस प्रकार के यौगिक ऑर्थो, मेटा और पेरा तीनों ही प्रकार के समावयवी देते हैं। अर्थात ये नहीं है कि केवल ऑर्थोपेरा ही होंगे या केवल मेटा ही होंगे, इसके अंदर ऑर्थो, मेटा और पेरा तीनों ही प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं नाइट्रीकरण कराने पर। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कम, ब्राउन और गिब्सन का जो नियम है वह कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। चौथा दोष यह है कि किसी भी अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त ऑर्थो व पेरा व्युत्पन्नों के अनुपात को भी यह नियम नहीं समझा पाया। ऑर्थो पेरा अनुपात ये है कि यदि, जैसा हम देख रहे हैं कि एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में दो ऑर्थो स्थितियाँ होती है और एक पेरा स्थिति होती है, तो उसके अनुसार चूँकि दो संभावनाएं ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण करने की है, उसकी तुलना में एक संभावना है पेरा स्थिति पर आक्रमण करने की, तो यह माना जाता है कि ऑर्थो प्रतिस्थापी अधिक मात्रा में बनना चाहिए, पेरा प्रतिस्थापी कम मात्रा में बनना चाहिए। तो लेकिन कई बार पेरा प्रतिस्थापी ज़्यादा बनता है, ऑर्थो प्रतिस्थापी कम बनता है, तो ऑर्थो पेरा व्युत्पन्न का जो अनुपात होना चाहिए उस अनुपात में कमी है, यह क्यों हो रही है, उसको यह नियम नहीं समझा पाया। वॉटर्स ने बाद में ये जो कम, ब्राउन, गिब्सन का नियम है इसको संशोधित करके बताया कि किसी भी समूह के हाइड्राइड मीन्स हाइड्रोजन यौगिक की तुलना में सीधे ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद का स्थायित्व यदि कम है, जैसे कम, ब्राउन, गिब्सन नियम ने तो कहा था कि सीधा ऑक्सीकरण यदि संभव है तो वह मेटादिष्टकारी होगा और सीधा ऑक्सीकरण संभव नहीं है तो वो ऑर्थोपेरादिष्टकारी होगा। लेकिन वॉटर्स ने इस नियम को संशोधित किया और ये बताया कि हाइड्राइड की तुलना में, मतलब जो समूह X उसका हाइड्राइड HX, उसकी तुलना में यदि ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद का स्थायित्व कम है तो ऐसा समूह ऑर्थोपेरादिष्टकारी होगा। मीन्स ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद, ऑक्सीकृत उत्पाद जो मिल रहा है उसका स्थायित्व हाइड्राइड की तुलना में यदि कम है तो वो ऑर्थोपेरादिष्टकारी होगा, और यदि ऑक्सीकृत उत्पाद का स्थायित्व अधिक है हाइड्राइड की तुलना में तो वह मेटादिष्टकारी होगा। उदाहरण के लिए क्लोरीन समूह का हाइड्राइड HCl, इसका ऑक्सीकृत उत्पाद हो गया HOCl। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड है
उसकी तुलना में ऑक्सीकृत जो उत्पाद है HOCl वह कम स्थायी है। तो ऐसी स्थिति में Cl समूह ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होगा। ठीक है, परंतु यह संशोधन जो वाटर्स ने किया यह COOH समूह के दिष्टकारी प्रभाव को नहीं समझा पाया। क्यों? क्योंकि COOH का हाइड्राइड दैट इज HCOOH और इसका ऑक्सीकृत उत्पाद HOCOOH। तो हाइड्राइड और इसके ऑक्सीकृत उत्पाद दोनों के स्थायित्व की जब तुलना की गई तो ये पाया गया कि ये जो हाइड्राइड है इसका स्थायित्व ऑक्सीकृत उत्पाद की तुलना में अधिक है, या यूँ कह लीजिए कि ऑक्सीकृत उत्पाद जो बन रहा है उसका स्थायित्व हाइड्राइड की तुलना में कम है। तो इस आधार पर इसको ऑर्थोपेरा दिष्टकारी होना चाहिए था वाटर्स के नियम संशोधन के अनुसार, परंतु वास्तव में COOH समूह मेटा दिष्टकारी होता है। तो इस प्रकार से कम, ब्राउन और गिब्सन के जो नियम है और उसके अंदर दोष पाए गए। वाटर्स ने संशोधन किया लेकिन बावजूद उसके इसके अंदर कमियां रहीं, इस आधार पर इस नियम को पुनः नकार दिया गया। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बाकी के नियमों के बारे में और जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।